इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। तो ऑक्सीजन की बात हम लोग कर चुके हैं। अब ग्रुप 16 एलिमेंट में हम लोग सल्फर की बात करेंगे। तो चलिए सल्फर के बारे में बात करते हैं। सल्फर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए सल्फर की बात करेंगे। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और ये होगा इसका sp_f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखिए इसके लास्ट वर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं एंड बिलोंग्स टू ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या कहेंगे 6a में बताएगा। तो कहेंगे इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बिलोंग्स टू ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल। शो ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको बता दें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। अगर रेंज देखें, इसके ऑक्सीडेशन रेंज देखें तो -2 से लेकर +6 तक होता है। और देखिए यहाँ पर इसकी वेरिएबल वैलेंसी की बात करें, यानी कितने कोवैलेंसी की बात करें तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो ये 2 भी बना सकता है कोवैलेंट बॉन्ड, 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। 2 4 6 इसकी बताइए वेरिएबल कोवैलेंसी होती है। और देखिए ऑक्सीडेशन रेंज जो होती है -2 से लेकर +6 तक होती है। तो देखिए मेन जो ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है 2 4 6 और -2। देखिएगा इट डिफर्स फ्रॉम ऑक्सीजन ड्यू टू बिगर साइज एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिएगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और साइज बताइए छोटी होती है, जबकि इसकी साइज बड़ी होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। देखिएगा इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड आर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि किंग ऑफ केमिकल भी कहलाता है, आयल ऑफ विट्रियल भी कहलाता है। और इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है Na2H2O3 है। सोडियम एक तरह से थायोसल्फेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहेंगे इट्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड आर H2SO4 एंड Na2H2O3। तो देखिएगा यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात किया, H2SO4 और Na2H2O3 की बात किया। चलिए यहाँ पर अब ऑकरेंस ऑफ सल्फर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो देखिए इट अकर्स इन फ्री स्टेट डीप इनसाइड द अर्थ। याद रखिएगा अर्थ के अंदर मिलता है एंड एक्सट्रैक्टेड बाय फ्रॉस्ट प्रोसेस। याद रखिएगा इसको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉस्ट प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे बताइए इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं? फ्रॉस्ट प्रोसेस से इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। और याद रखिए फ्री स्टेट में होता है, डीप इनसाइड द अर्थ। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सल्फर एग्जिबिट एलोट्रॉपी। याद रखिएगा सल्फर एलोट्रॉपी शो करता है। और देखिए इसके एलोट्रॉप बनते हैं और कौन कौन से एलोट्रॉप बनते हैं? रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक सल्फर एंड कोलाइडल सल्फर। एक एक करके सारे एलोट्रॉप की बात करते हैं और देखते हैं सबके बारे में। तो देखिए राम्बिक या इसी को ऑक्टाहेड्रल सल्फर या अल्फा सल्फर कहते हैं। याद रखिएगा राम्बिक सल्फर या ऑक्टाहेड्रल सल्फर या बताएगा इसी को अल्फा सल्फर भी कहते हैं। तो किस कलर का होता है? इट इज येलो इन कलर। याद रखिए येलो कलर में होगा एंड हैज S8 मॉलिक्यूल। कितने बताइए इसका ऑक्टा एटॉमिक होगा। कैसा होगा भाई? ऑक्टा एटॉमिक होगा। इट इज येलो इन कलर एंड हैज S8 मॉलिक्यूल। इसका मतलब ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल रखेगा ये। और देखिए इसके आगे की बात करते हैं, यानी बात करते हैं रोम्बिक सल्फर की, जिसको ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी कहते हैं या अल्फा सल्फर कहते हैं। कहेंगे इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 385.8 केल्विन। याद रखिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन होती है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.06। इट्स क्रिस्टल आर फॉर्म बाय डिसॉल्विंग सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। याद रखिएगा इसके क्रिस्टल बताएगा, कहेंगे इट्स क्रिस्टल आर फॉर्म बाय डिसॉल्विंग सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। अगर सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करें तो इसके क्रिस्टल मिलते हैं। तो याद रखिएगा इट्स क्रिस्टल आर फॉर्म बाय डिसॉल्विंग सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में अगर इसको डिसॉल्व करते हैं तो उसके क्रिस्टल मिलते हैं। और देखिए इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखिएगा इनसॉल्युबल इन वाटर होता है बट सॉल्युबल इन बेंजीन। बताइए बेंजीन यानी C6H6 में ये सॉल्युबल होगा, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होगा, ईथर में भी होगा, लेकिन वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। और ईथर में और अल्कोहल में और बेंजीन में बताएगा अप टू सम एक्सटेंट तक बताइए क्या होगा? सॉल्युबल होगा। इट इज रेडली सॉल्युबल इन CH2 एंड xylene। याद रखिएगा इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर अप टू सम एक्सटेंट। याद रखिएगा लेकिन बहुत तेजी से जो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में और xylene में। याद रखिएगा xylene और कार्बन डाइसल्फाइड में तेजी से डिसॉल्व होगा, जबकि बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में सम एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो सकता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है।
तो देखिए वाटर में ये इनसॉल्युबल है और बेंजीन और ईथर में जरा बताएगा अप टू सम एक्सटेंट तक बताइए सॉल्युबल हो जाता है, जबकि रेडली सॉल्युबल होता है किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड और जाइलिन में। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर S8 रिंग की बात करते हैं। S8 रिंग या इन रोम्बिक सर्कल बनता है, याद रखिए ऑक्टा एटॉमिक होता है, क्राउन शेप का स्ट्रक्चर बनता है। और देखिए ये क्राउन शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। देखिए एक सल्फर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7 और 8, बताइए 8 सल्फर है। और एंगल देखिए 107 डिग्री और जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर 204 पिकोमीटर है। याद रखिएगा ये क्राउन शेप का स्ट्रक्चर रखता है S8। तो देखिए S8 जो होगा ये क्राउन शेप का स्ट्रक्चर रखेगा, जबकि S6 की बात करेंगे चेयर फॉर्म में होता है। देखिए चेयर की तरह ये यहाँ पर बनता है। देखिए यहाँ पर 1 सल्फर, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th और 6th सल्फर है। और यहाँ पर जो आप कहेंगे बॉन्ड लेंथ है ये 205.7 पिकोमीटर है, जबकि एंगल बताएगा 102.2 डिग्री है। तो याद रखिएगा दो तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने देखा है। एक S8 का देखा जो कि क्राउन शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा जरा बताइए S6 का देखा तो चेयर फॉर्म में जाता है। इसके बाद हम दूसरे एलोट्रॉप की बात करते हैं अगले स्लाइड में। दूसरा एलोट्रॉप जरा बताइए यहाँ पर क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर है या प्रिज्मेटिक सल्फर भी कहलाता है या बीटा सल्फर भी कहते हैं। पहला एलोट्रॉप था रोम्बिक सल्फर या ऑक्टाहेड्रल सल्फर या अल्फा सल्फर। यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर है या प्रिज्मेटिक सल्फर है या बीटा सल्फर है। कहेंगे इट इज फॉर्म बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन अ डिश एंड cooling above and cooled above 369 Kelvin which is called transition temperature। याद रखिएगा it is formed by melting rhombic sulfur in a dish and cooling above 369 Kelvin which is called transition temperature। ये transition temperature कहलाएगा। rhombic sulfur को बताइए cooled कर देते हैं 369 Kelvin तक और बताइएगा यहाँ पर ये जो टेम्परेचर कहलाता है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। और देखिए दूसरी बात कहेंगे इट हैज़ कलरलेस निडल शेप क्रिस्टल। याद रखिएगा ये कलरलेस निडल शेप क्रिस्टल होता है और इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन। याद रखिएगा इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 393 केल्विन है। और याद रखिएगा इट इज सॉल्युबल इन, ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। पीछे हम लोगों ने देखा था रोम्बिक सल्फर भी रेडली बताएगा कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल हो गया था। कार्बन डाइसल्फाइड और जाइलिन दोनों में ये बताइए कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होगा। और इसके भी बताएगा एसिड मॉलिक्यूल होते हैं। पीछे हम लोगों ने रोम्बिक या बताइए ऑक्टाहेड्रल सल्फर को देखा था, उसके भी एसिड मॉलिक्यूल होते थे यानी ऑक्टा एटॉमिक होता था और ये भी क्या है ऑक्टा एटॉमिक है। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक सल्फर की या एमार्फस सल्फर की। अगले एलोट्रॉप की बात करते हैं तो प्लास्टिक सल्फर या एमार्फस सल्फर या गामा सल्फर की बात करते हैं। तो देखिए इट इज फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन सल्फर इज पुट इनटू कोल्ड वाटर। याद रखिएगा ये बनता है जब मॉल्टन सल्फर को रखते हैं किसमें, कोल्ड वाटर में। इट कंटेन्स 6 to 20 सल्फर एटम्स पर रिंग। याद रखिएगा यहाँ पर एक्सेट नहीं होता, यहाँ पर 6 से 20 सल्फर होता है एटम पर रिंग। बताइए इसका चेंज होता रहता है। तो कहेंगे इट कंटेन्स 6 to 20 सल्फर एटम्स पर रिंग, यानी पर रिंग में कितने 6 से 20 सल्फर एटम होते हैं। देखिए इनसॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में। इससे पहले हम लोगों ने रोम्बिक सल्फर को देखा, मोनोक्लिनिक सल्फर को देखा, दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में बताइए सॉल्युबल होते थे, जबकि ये इनसॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में, सॉफ्ट होगा, एमार्फस होगा। याद रखिएगा इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग जिग जैग चेन ऑफ सल्फर एटम। याद रखिएगा इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग जिग जैग चेन ऑफ सल्फर। ये लंबी चेन होती है, जिग जैग स्ट्रक्चर होता है इसका। और सल्फर एटम बताइए जिग जैग स्ट्रक्चर में, इस तरह से बताइए जिग जैग स्ट्रक्चर में यहाँ पर बताइए ये होगा। तो देखिएगा अब लास्ट बताइए यहाँ पर इसके एलोट्रॉप की बात करते हैं, कोलाइडल सल्फर की बात करते हैं। कोलाइडल सल्फर को आप डेल्टा सल्फर भी कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S थ्रू अ सॉल्यूशन। याद रखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वाटर बाय ट्रीटिंग सोडियम थायोसल्फेट विद डाइल्यूट HCl। याद रखिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बताएगा यहाँ पर प्रिपेयर कराते हैं H2S को पास कराते हैं बाय पासिंग H2S सॉल्यूशन बताइए थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वाटर, और वाटर से ट्रीट कराते हैं बाय ट्रीटिंग सोडियम थायोसल्फेट विद डाइल्यूट HCl से। देखिएगा इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S को पास कराते हैं थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, या वाटर लेते हैं बाय ट्रीटिंग सोडियम थायोसल्फेट विद डाइल्यूट HCl। याद रखिएगा इसको। तो कोलाइडल या डेल्टा सल्फर की बात यहाँ पर किया। देखिए कंपाउंड्स ऑफ सल्फर की बात करेंगे
तो कंपाउंड ऑफ सल्फर में सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है और ये इसकी बात हम लोग करते हैं और ये सल्फर का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और कैसे बनता है इसकी बात करते हैं। इट इज ऑब्टेन इन द लैब बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन FeS इन किप्स apparatus। याद रखिएगा किप्स apparatus में यूज करते हैं और ऑब्टेन इन लैब बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन किस पर, फेरस सल्फाइड हम लोग लेते हैं। फेरस सल्फाइड पर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का एक्शन कराते हैं और किप्स apparatus में, जिससे बताइए H2S का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने FeS लिया और यानी फेरस सल्फाइड लिया और H2SO4 से हम लोगों ने डाइल्यूट H2SO4 से यहाँ पर रिएक्शन कराया और देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया यानी आयरन सल्फेट बन गया और साथ में H2S का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिएगा इट इज ऑब्टेन इन द लैब बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन FeS इन किप्स apparatus। याद रखिए किप्स apparatus में इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर FeS और H2SO4 का रिएक्शन कराया है तो फेरस सल्फेट और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये पहला मेथड है। दूसरा देखिएगा इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन इन द सोल्यूशन बाय हीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ थायोएसिटामाइड। याद रखिएगा इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन इन द सोल्यूशन बाय हीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ थायोएसिटामाइड। याद रखिएगा थायोएसिटामाइड को यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन ऑफ थायोएसिटामाइड को हीट कर दिया जिससे यहाँ पर अमोनियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर हमने CH3CSNH2 लिया। याद रखिए CH3CONH2 होता तो वो एसिटामाइड होता। यहाँ पर O की जगह पर बताइए क्या लग गया, S लग गया। तो जब भी कभी सल्फर लगता है तो थायो टर्म यूज करते हैं तो यहाँ पर थायो एसिटामाइड हो गया। थायोएसिटामाइड को बताइए वाटर से रिएक्ट कर वाटर के साथ लेते हैं और हीट करते हैं और देखिए यहाँ पर क्या बन गया, अमोनियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो गया। तो अमोनियम एसिटेट और साथ में H2S का फॉर्मेशन हो गया यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए रिएक्शन को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसकी एक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कहेंगे इट डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट एग्जिस्ट एज वीक डाई बेसिक एसिड। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी जो होगी 2 होगी। यहाँ पर 2H+ आयन बाहर निकल सकते हैं। तो कहेंगे इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये नहीं जाएगा और इट एग्जिस्ट एज अ वीक डाई बेसिक एसिड। और याद रखिएगा इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा क्योंकि यहाँ H2S में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो -2 होता है। इसका मतलब सल्फर जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी नहीं जाता क्योंकि आपको हमने बताया था व्हेनेवर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अटैचेस विथ हाइड्रोजन तो बताएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था। लेकिन यहाँ पर तो हाईली इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है सल्फर, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं बनाएगा। और देखिए ये डाई बेसिक एसिड होता है और साथ साथ ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। चलिए अब अगले कंपाउंड की बात करते हैं, सल्फर के अगले कंपाउंड की बात करते हैं और ये है सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सबसे पहले SO2 का प्रिपरेशन देखते हैं कैसे SO2 बनता है। तो देखिए प्रिपरेशन में देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर with a little 6 to 8% sulfur trioxide when sulfur is burned in air और ऑक्सीजन। याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ साथ थोड़ा सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है जब सल्फर को बर्न करते हैं किसके साथ, एयर में या ऑक्सीजन में। याद रखिएगा अगर सल्फर को एयर या ऑक्सीजन के साथ बर्न करें या ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ कुछ थोड़ी अमाउंट बताइएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड की भी होती है। तो देखिए यहाँ पर S+O2 हम लोगों ने लिया और क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन का हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा। देखिए लैब में इन द लेबोरेटरी याद रखिए इट इज रेडली जनरेटेड बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा इन द लैब इट इज रेडली जनरेटेड बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर सल्फाइड को लिया SO3-2 के लिया और H+ आयन से हम लोगों ने यहाँ पर ट्रीट करा दिया। क्या बन गया, H2O और SO2 का फॉर्मेशन हो गया। देखिए H2O का फॉर्मेशन हो गया और साथ में SO2 का फॉर्मेशन भी हो गया। तो देखिए इन द लैब इट इज रेडली जनरेटेड बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए लैब में क्या करते हैं, सल्फाइड को हम लोग H+ आयन से बताइए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा देते हैं और H2O और SO2 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से 2 मेथड हम लोगों ने देखे सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के। एक तो आगे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री में कैसे इसको बनाते हैं। तो इंडस्ट्री बताइएगा इट इज
प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और। याद रखिएगा ये प्रोडक्ट होता है किसका, जब हम लोग किसकी रोस्टिंग कराते हैं, सल्फाइड और की रोस्टिंग कराते हैं तो वहाँ पर SO2 बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर FeS2 की रोस्टिंग हम लोगों ने कराया और रोस्टिंग कराया 11 ऑक्सीजन के साथ, तो बताइए 2Fe2O3 बन गया यानी फेरिक ऑक्साइड बन गया और साथ में 8 SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए बड़े पैमाने पर अगर बनाना हो, इंडस्ट्री में अगर बनाना हो तो इट इज प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और। देखिए यहाँ पर सल्फाइड और को हमने रोस्ट कर दिया और फेरिक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से देखिए बड़े पैमाने पर हम लोग ये इसको बताइएगा एक तरह से प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और का होगा। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, तो कहेंगे इट इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। याद रखिएगा इस पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, और कलरलेस गैस होगी और पंजेंट स्मेल होगी या बर्निंग सल्फर होगा। इट बताएगा पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, इसका मतलब ये कलरलेस गैस है। देखिए इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। याद रखिएगा जैसे ये वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करने के बाद सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए SO2 प्लस H2O रिएक्ट करके H2SO3 बनाता है, SO2 और H2 आपस में रिएक्ट करके H2SO3 का फॉर्मेशन करता है और ये सल्फ्यूरस एसिड है। याद रखिएगा इसका मतलब वाटर से रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। देखिए अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई कर जाता है एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm एंड बॉयल्स एट 263 केल्विन। याद रखिएगा ये रूम टेम्परेचर पर अगर हमने 2 atm का प्रेशर लगा दिया तो ये लिक्विफाई हो जाएगा। तो कहेंगे इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm एंड बॉयल्स एट 263 केल्विन। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की। कहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो देखिए कहेंगे इट रिएक्ट विथ NaOH फॉर्म Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। जब ये NaOH से रिएक्ट करेगा विच रिएक्ट विथ मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखिएगा पहले NaOH से जब ये रिएक्ट करेगा SO2 तो बताइए सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा और फिर ज़्यादा बताएगा SO2 से रिएक्ट करके ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने NaOH से रिएक्ट कराया SO2 को, तो बताइए Na2SO3 का फॉर्मेशन हो गया और वाटर बना। फिर हमने Na2SO3 को फिर से हमने सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया वाटर के प्रेजेंस में और क्या बन गया यहाँ पर सोडियम बाई सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोगों ने कहा इट रिएक्ट विद NaOH फॉर्म Na2SO3 विच रिएक्ट विद मोर SO2 टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखिएगा NaOH सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके Na2SO3 बनाया और फिर Na2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके NaHSO3 का फॉर्मेशन करेगा यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं SO2 रिएक्ट विथ क्लोरीन। याद रखिएगा SO2 क्लोरीन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। याद रखिएगा विच एक्ट्स एज कैटलिस्ट टू गिव सल्फ्यूरिल क्लोराइड। याद रखिएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा जब SO2 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल और जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा तो देगा बताइए सल्फ्यूरिल क्लोराइड। याद रखिएगा SO2Cl2 का फॉर्मेशन करेगा। देखिए यहाँ पर SO2 क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है और SO2Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। चारकोल यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा टू गिव सल्फ्यूरिल क्लोराइड। याद रखिएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर और देखिए सल्फ्यूरिल क्लोराइड लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर बनेगा और SO2 गैस हम लोगों ने लिया और क्लोरीन यहाँ पर हम लोगों ने गैस ले लिया। अब देखिए इसके आगे की स्लाइड में बात करते हैं, आगे की इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कहेंगे इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राईऑक्साइड बाई ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। याद रखिएगा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके प्रेजेंस में, याद रखिए इट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा। देखिए SO2 को हम लोगों ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है और SO3 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर जो हम लोगों ने कैटलिस्ट लिया है वो लिया है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 लिया है।
तो देखिए यहाँ आप कहेंगे कि सल्फर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड में, किसके प्रेजेंस में, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड के प्रेजेंस में। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कहते हैं मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा जो मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड होता है, मॉइस्ट जो होगा और वेट सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इट रिड्यूसेस Fe+3 यानी फेरिक आयन को बताएगा किसमें, फेरस आयन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2Fe+3 लिया है और SO2 और वाटर से रिएक्ट करा दिया, मॉइस्ट यहाँ पर SO2 है और किस में बदल गया, यहाँ पर देखिए Fe+2 में बदल जाएगा। यहाँ पर गलती से जरा बताएगा Fe+3 लिखा हुआ जो कि Fe+2 होगा। तो देखिए यहाँ पर फेरिक आयन किस में चला जाएगा, फेरस में चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो Fe+3 2Fe+3 प्लस SO2 प्लस 2H2 गिव्स 2Fe+2 और प्लस सल्फेट और प्लस यहाँ पर 4H+ बनेगा। इस तरह अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इट डीक्लोराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 एंड रिड्यूसेस Mn+7 टू Mn+2। फिर से बताएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और रिड्यूस करेगा। इट डीक्लोराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 एंड रिड्यूसेस Mn+7 टू Mn+2। देखिए 2Mn4 -1 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Mn का +7 है और 5SO2 और वाटर से रिएक्ट करके 5 सल्फेट बनता है 4H+ और बताइए Mn+2 में चला जाता है। यहाँ पर भी रिडक्शन होता है तो याद रखिएगा इट डीक्लोराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 एंड रिड्यूसेस Mn+7 टू Mn+2। याद रखिएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में चला गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। देखिए यहाँ पर परमैंगनेट आयन है, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 होगा। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर यानी मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सल्फेट H+ आयन और Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। आगे की स्लाइड में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SO2 की बात करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहेंगे द मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज एंगुलर। मॉलिक्यूल क्या होगा, SO2 का एंगुलर होगा। इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द 2 कैनोनिकल फॉर्म। याद रखिएगा यहाँ पर 2 कैनोनिकल फॉर्म होंगी और देखिए दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड है। यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल देता है तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, कैनोनिकल फॉर्म में है। और देखिए अब यूजेस में बात करते हैं तो याद रखिएगा इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम शुगर को रिफाइन करने में, इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क बताएगा वूलन मटेरियल और सिल्क को ब्लीच करने में, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। याद रखिएगा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड यूज करते हैं सॉल्वेंट की तरह टू डिसॉल्व अ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। तो देखिए इस तरह से रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम शुगर, ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। अब देखिएगा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है comment on the nature of 2 SO bond S single bond O formed in SO2 molecule। Are the 2 S single bond O bond in this molecule equal? क्या इक्वल होंगे? और देखिए हमको बताना है कि क्या SO बॉन्ड बताएगा मॉलिक्यूल इन दिस मॉलिक्यूल में इक्वल होते हैं। तो देखिए बोथ द SO बॉन्ड्स आर कोवलेंट, दोनों बताइए कोवलेंट नेचर के हैं एंड हैव इक्वल स्ट्रेंथ ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद रखिएगा यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है SO बॉन्ड का वो कैनोनिकल फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बॉन्ड होता है यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। याद रखिएगा तो दोनों का याद रखेंगे यहाँ पर बोथ द CO बॉन्ड आर कोवलेंट एंड हैव इक्वल स्ट्रेंथ ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद रखिएगा इसीलिए इनकी मॉलिक्यूल के बॉन्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे और दोनों के स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए इक्वल स्ट्रेंथ ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद रखिएगा both the SO bond are covalent and have equal strength due to resonating structure। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड? कैसे हम SO2 के प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे? तो देखिए SO2 इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय फॉलोइंग 2 टेस्ट। याद रखिएगा SO2 एक पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है और इसको हम लोग 2 टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले टेस्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर SO2 टर्न्स द पिंक वायलेट कलर ऑफ KMnO4। पीछे हम लोगों ने ये रिएक्शन देखा था तो कहेंगे SO2 टर्न्स द पिंक वायलेट कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन कलरलेस, बताइए कलरलेस में बदल देगा ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ MnO4 माइनस टू Mn+2। याद रखिएगा यहाँ पर जो MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है और ये बदल जा रहा है किसमें, Mn+2 में। देखिए पर मैग्नेट का जो कलर होगा यहाँ पर
पिंकिश वायलेट होगा, यानी पिंक वायलेट होगा। और देखिए इसके पिंक वायलेट कलर को ये किसमें, कलरलेस में बदल देगा, Mn+2 में कलरलेस में चला जाएगा। तो एक तरह का ये टेस्ट हो गया, डिटेक्ट कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस H2O गिव्स 2Mn+2 प्लस 5 सल्फेट प्लस 4H+। इस तरह से यहाँ पर रिडक्शन हो गया और MnO4-1 बताइए Mn+2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो इसका पिंक वायलेट कलर है किसमें, कलरलेस में हो जा रहा है। तो देखिए पहला टेस्ट ये हो गया। दूसरा देखिएगा SO2 टर्न्स ऑरेंज कलर एसिडिफाइड K2Cr2O सोल्यूशन ग्रीन, बताइए ग्रीन में बदल देगा ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ Cr2O7-2 टू Cr+3 आयन। देखिए Cr2O7-2 इसका बताइए कैसा कलर है, ऑरेंज कलर है। और जब SO2 और बताइएगा यहाँ पर एसिडिक मीडियम में लेंगे रिएक्शन को, तो एसिडिक मीडियम में बताइए लेंगे तो Cr+3 में बदल जाता है, इसका मतलब ग्रीन कलर में बदल जाता है और 3 सल्फेट और वाटर भी बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर डिटेक्ट होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर है। तो दो यहाँ पर हम लोगों ने डिटेक्शन के मेथड बताए, एक तो MnO4-1 जो कि पिंक वायलेट कलर का होता है और Mn+2 में रिडक्शन से चला जाता है और SO2 के प्रेजेंस में कलरलेस हो जाता है, ये इसको डिटेक्ट करता है। दूसरा Cr2O7-2, जरा बताइए Cr2O7-2 बताइए SO2 और H+ के प्रेजेंस में Cr+3 में चला जाता है और ये ग्रीन कलर का बन जाता है। तो ऑरेंज से ग्रीन कलर में हो जाता है और बताइए MnO4-1 Mn+2 में जाता है, यानी पिंक वायलेट से किस में बदल जाता है, कलरलेस में बदल जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि SO2 बताएगा कैसे SO2 को डिटेक्ट करते हैं। SO2 पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय फॉलोइंग 2 टेस्ट, और ये टेस्ट हम लोगों ने दिखाया। एक में पिंक वायलेट से कलरलेस हो जाता है, दूसरे में ऑरेंज से ग्रीन में बदल जाता है। तो देखिए इस तरह से दो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब हमारा ये लेक्चर को अब यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।